हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ वही मेरा एनवायरनमेंट सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर चल रहा है, फोर्थ पार्ट चल रहा है। इससे पहले मैंने थर्ड पार्ट भी करवा दिया है, सेकंड भी करवा दिया और फर्स्ट भी करवा दिया है। आपको अगर थर्ड पार्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है वो, थोड़े बहुत कहूँगा थोड़े ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके कंपटीशन में आएंगे, चांसेस तो ये हैं कि आने चाहिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट के ही हैं वो, तो चांसेस तो रहते ही हैं करंट के कि आएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी, कहीं ना कहीं तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि अभी नहीं आए तो कभी नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे, ठीक है। आज जो टॉपिक करवाने वाला हूँ वो मैं करवाने वाला हूँ UNFCCC के बारे में। अब ये जो टॉपिक मैं जिस हिसाब से आपको करवा रहा हूँ वो है एसोसिएशन के हिसाब से, कि एक टॉपिक के अंदर आपको 2 टॉपिक 3 टॉपिक तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनवायरनमेंट में मैं इसी तरीके से करवाऊंगा आपको। तो आज जो मैं करवाने वाला हूँ टॉपिक वो है UNFCCC के बारे में। UNFCCC की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन एक तरीके का क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी गई है। कहाँ पर, किसके फ्रेमवर्क के अंडर में? यूनाइटेड नेशंस के अंडर में, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ बात हुई है। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द एजीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंडर में, यूनाइटेड नेशन के कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उसके अंडर में ये आता है UNFCCC। UNFCCC इज नेगोशिएटेड एट द अर्थ समिट 1992 में। 1992 में अर्थ समिट हुई थी। अर्थ समिट में यही बताया गया था चीज़ें कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है अपना, इस तरीके से डेवलपमेंट करना है हमें कि आगे फ्यूचर जनरेशन में जो हमारे बच्चे हैं या आगे उनके बच्चे होंगे या फ्यूचर जनरेशन में जो नीड है लोगों की वो फुलफ़िल हो पाए। ऐसा ना हो कि हम सभी सारा सारा जो रिसोर्सेज है उसे हम एग्जॉस्ट कर दें, अभी बाद में चीज़ें ना मिल पाए। तो इस तरीके से ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर बहुत काम करा गया है, हमारे इंडिया में भी बहुत काम हो रहा है। तो अर्थ समिट 1992 में ही बात कर ली गई थी UNFCCC के बारे में। 1992 में ही इसका साइन हुआ था, कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में। एज ऑफ मार्च 2019 UNFCCC हैज़ 197 पार्टीज़। अभी 2019 मार्च के 2019 तक UNFCCC की 197 पार्टीज़ है, मतलब 197 पार्टीज़। इतने सारे स्टेट्स और कंट्रीज सब मिक्स हैं, इंटरलिंक्ड हैं, कॉन्टिनेंट सब मिक्सड हैं। जो इतने सारे पार्टीज़ कह देते हैं उन्हें, तो इतने सारे लोग मिले हुए हैं जिनको सबको चिंता है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ठीक है। अब रोल क्या होता है UNFCCC का? UNFCCC प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज़। स्पेसिफिक इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पर ध्यान देते हैं। ट्रीटीज़ को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स देखिए कन्वेंशंस होते हैं। अभी कुछ चीज़ निकली किसी भी बात के ऊपर, किसी भी पॉल्यूशन के ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई भी उठा लो, जैसे कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, कोई बात निकली तो एक कन्वेंशन जारी कर दिया, एक मतलब एक बात कह दी कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है। एकदम फिक्स नहीं है अभी, बस थोड़ा बहुत आपको फॉलो करना है। एकदम ऐसे नहीं कि फॉलो नहीं करा तो डंडे पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। कन्वेंशन बोल दिया। बट जब बात आ जाती है प्रोटोकॉल की, तो प्रोटोकॉल का मतलब है स्ट्रिक्ट रूल्स करना है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कि कन्वेंशन हो गई, बात हो गई, अब जब चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, लोग नहीं मान रहे बिना पिटे या बिना डंडे खाए, तो फिर क्या करना पड़ा? प्रोटोकॉल्स लाने पड़े। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्ट रूल के साथ एकदम बाइंडिंग तरीके से ज़बरदस्ती आपको करना पड़ेगा। तो इसका एम क्या था? प्रोटोकॉल्स आए, इसका एम क्या था कि ये ग्रीन हाउस गैसेज पर लिमिट लगा दें, बाइंडिंग, टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैसेज। तो समझ रहे UNFCCC का काम यही था कि वो ग्रीन हाउस गैसेस पर जो भी एमिट कर रहे हैं कंट्रीज, उन पर बाइंडिंग लिमिट लगा दी जाए कि नहीं भाई साहब आप इतना नहीं कर दोगे, अब आपको इतना परसेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10%, 20%, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने खुली छूट से आप एकदम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन है वो आपको स्टेबलाइज करना पड़ेगा, आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक कंट्री बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक कंट्री, कोई भी कंट्री, फॉर एग्जांपल कोई भी उठा लो, USA बहुत पॉल्यूशन कर रही है, बहुत पॉल्यूशन, तो इफेक्ट सिर्फ USA में ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इफेक्ट पड़ेगा, सबको इफेक्ट पड़ेगा। जिसने पॉल्यूशन करा भी नहीं है, जिसके यहाँ इतनी डेवलपमेंट है भी नहीं है, उसको भी इफेक्ट पड़ेगा। तभी ये इसीलिए कहा गया है कि स्टेबलाइज करना है आपको ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में। तो ये ऑब्जेक्टिव था। अच्छा, इसका लीगल इफेक्ट ये था कि लीगली नॉन बाइंडिंग है। ट्रीटी इज कंसिडर्ड लीगली नॉन बाइंडिंग। जब UNFCCC आया तो ठीक है, वही कन्वेंशन के फॉर्म में है ना, तो कहा कि चलो नॉन बाइंडिंग नहीं है, अभी किसी पे हम ज़बरदस्ती
मतलब हम ज़बरन कुछ काम नहीं करवा सकते, हमें थोड़ा पहले प्यार से देखना पड़ेगा। तो कैसा है, लीगली नॉन बाइंडिंग है। आप ये बात ज़रूर याद रखना है आपको कि UNFCCC कैसा है, नॉन बाइंडिंग है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में ये शुरू हुआ नॉन बाइंडिंग, बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी से। द ट्रीटी इटसेल्फ सेट्स नो बाइंडिंग लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर इंडिविजुअल कंट्री। इस ट्रीटी ने खुद ऐसा नहीं कहा कि कोई लिमिट लगा दी हो स्टेबलाइज करने के लिए कि भाई एक फलाना कंट्री है USA, उसको 10% ही कार्बन एमिशन करना है, एक फलाना कंट्री है कोई भी इंडिया, तो उसे इतना करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी नॉन बाइंडिंग। उन्होंने कहा कि अभी अपने हिसाब से लोग कम करें, एमिशन कम करें अपने अपने अनुसार। अगर वो 100 कर रहे हैं 100% तो 90 करें, इस तरीके से। कोई ऐसा कोई नॉन बाइंडिंग है ये। ठीक है, आगे शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंबशन। देखिए 2015 तक की रिपोर्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है कंबशन के द्वारा। तो कितना, देखिए चाइना है 28% तक एमिशन कर रही है, कितना ज़्यादा। US है, यूनाइटेड स्टेट्स है 15% कर रही है, भारत है 6% है, रशिया है 5% है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 21%। तो देख रहे हैं आप, काफ़ी सारा एमिशन हो रहा है। चाइना से इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, यूनाइटेड स्टेट्स से देखिए 15%, कितना ज़्यादा एमिशन हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस इन्फोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग कि कितना ज़्यादा एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। ग्रीन हाउस गैस है एक तरीके से। ठीक है, इन 1997 द क्योटो प्रोटोकॉल थर्ड कॉप। देखिए 1997 के बाद क्या आ गया था, क्योटो प्रोटोकॉल आ गया था। वॉज कंक्लूडेड एंड एस्टेब्लिश्ड लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। देखिए जब स्टार्टिंग में आया UNFCCC तब नॉन बाइंडिंग था वो, बट उसके बाद क्या लाना पड़ा, प्रोटोकॉल लाना पड़ा। कन्वेंशन के बाद प्रोटोकॉल लाना पड़ा। तो जो 1997 में प्रोटोकॉल आया था उसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। और जो कॉप की मीटिंग हुई थी, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है थर्ड, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग थी उसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसमें क्या इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए कि वो रिड्यूस कर सके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। मतलब कि वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन करें, बट वो रिड्यूस करना पड़ेगा, उन्हें लीगली बाइंडिंग है उनके लिए, उनको ऑब्लिगेशन लगा दिया, उन पर रोक लगा दी गई है कि भाई आपको इतना ही करना है। एक कैप लगा दिया गया है कि भाई आपको 10% ही ग्रीन हाउस गैस एमिशन करना है तो मतलब करना है। अगर आपने इससे ऊपर करा तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, वो इलीगल होगा। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में आ गया कैसा है, लीगली बाइंडिंग है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, लीगली बाइंडिंग। तो देखिए जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़े ना, तो स्टैटिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चलो ठीक है, वो ज़बरदस्ती है, करना ही पड़ता है। स्टैटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, बट उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है अपना सब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने पड़ेंगे आपको। जैसे कि लीगली बाइंडिंग है, अब ये नहीं कोई पूछेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कॉप की कौन सी मीटिंग में हुई थी, 3rd 4th 5th, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। स्टैटिक्स आते हैं क्वेश्चंस, बट इतने नहीं आते। ठीक है, बट आपको ध्यान किस पर रखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना, लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है ना, यहाँ पे चेंज करके, स्टेटमेंट में चेंज करके आप क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं UPSC में, तो स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन बातों पे, छोटी छोटी बातों पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स पे, बेसिक्स पे ध्यान देना है आपको, क्या बात है इसकी। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। कॉप की 3rd मीटिंग हुई थी, UNFCCC समिट 1997 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल वॉज अडॉप्टेड इन क्योटो, नाम वहाँ से है, जापान में हुई थी। क्योटो एक जगह है वहाँ पे, 1997 में। सिंपल बात है। इंडिया रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002। इंडिया ने रेटिफिकेशन करा, कुछ चेंजेस थे उसमें, वो चेंजेस करे 2002 में। ठीक है, उसे उन्होंने, इंडिया ने मान लिया। तो क्योटो प्रोटोकॉल कम इनटू फोर्स इन फरवरी 2005, फरवरी के 2005 में, तब जाके काम में आई थी क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, देर आर करेंटली 192 पार्टीज। अभी करेंटली कितनी पार्टीज है उसमें, 192 पार्टीज हैं। USA नेवर रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल। USA ने कभी रेटिफाइड नहीं करा क्योटो प्रोटोकॉल में, कभी भाग नहीं लिया उसमें, माना ही नहीं उसने। अब USA जैसी कंट्रीज़ हैं, है ना, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कोई रिडक्शन नहीं करेंगे, कोई हम पे बाइंडिंग, लीगली कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। बट सबसे ज़्यादा आप सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, सबसे ज़्यादा एमिशन आप ही कर रहे हो, और आप ही इससे विड्रॉ कर लोगे तो हो गया काम। ठीक है, कनाडा ने भी इसमें से विड्रॉ कर लिया। देख रहे हैं आप कैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो कैसे कैसे विड्रॉ कर जा रही हैं साफ तरीके से कि जाओ, हमें नहीं करना। ठीक है, गोल क्या रहा है इसका, क्योटो प्रोटोकॉल का, फाइट ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी धरती गर्म पड़ रही है, उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, उसको रिड्यूस कर लिया जाए। अब वो रिड्यूस कैसे होगा,
ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन में रिडक्शन आएगा तभी तो रिड्यूस होगा। अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस मतलब एंथ्रोपोजेनी माने होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस। ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो इस लेवल तक बढ़ गया है, इस डेंजरस लेवल तक बढ़ गया है, उसको हमें कम करना है। लोग ह्यूमन का इंटरफेरेंस ना हो। ह्यूमन का इंटरफेरेंस माने व्हीकल का पोल्यूशन, कार्स का पोल्यूशन, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, ये सब कौन है? हम ही लोग कर रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं इसे। तो इस पे थोड़ा रोक लगाई जाए, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन पर रोक लगाई जाए, सिंपल बात है। क्योटो प्रोटोकॉल एम टू कट एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड बाय अबाउट 5% बाय 2012। 2012 तक जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें से उनमें से जो 5% आपको ग्रीन हाउस गैस का एमिशन का जो परसेंट है 5% कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 1992 के हिसाब से। मतलब 1992 में जितना होता था उससे 5% आपको कम करना पड़ेगा 2012 में, ठीक है। ये बात कही गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में। द प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए काम कैसे करता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रॉपर्टीज। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सबके लिए कॉमन है, मतलब सारे कंट्रीज के लिए कॉमन यही है कि रिडक्शन कम करना है, बट सबको डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। किसके अनुसार? कि कुछ भाई डेवलप्ड कंट्रीज है, किसी पे बहुत पैसा है, बहुत इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत भयंकर है, ठीक है, उनका अलग हिसाब है, वो डेवलप्ड में आ गई। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रोक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी पड़ेगी और दूसरे देशों की। फिर बहुत नीचे आ जाते हैं लेवल पर, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, भारत जैसी हो गई है ना। फिर और नीचे आ जाते हैं, बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाते हैं, एलडीसीज बोलते हैं। तो इस तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल इज द ओनली ग्लोबल ट्रीटी विद बाइंडिंग लिमिट्स ऑन GHG एमिशन। ये बात आपको याद रखनी है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी ट्रीटी है जिसमें बाइंडिंग लिमिट्स लगा दी गई हैं GHG पर। मतलब एक लिमिटेशन, एक बाउंडेशन, एक कैप लगा दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इस लेवल तक हो, इससे ज़्यादा होगा तो आपको पनिशमेंट के तौर पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए अब देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसके कुछ एनेक्सेस हैं। एनेक्सेस मतलब कुछ लिस्ट बना रखी है उन्होंने, एनेक्स फर्स्ट, एनेक्स सेकंड, एनेक्स बी और नॉन एनेक्स फर्स्ट और LDCs, मतलब ये 5 ग्रुप बना रखे हैं, ठीक है। एनेक्स 1 में वो कंट्रीज आती हैं जो डेवलप्ड है, बिल्कुल बहुत ही पैसा है उनके पास, बहुत ही इंडस्ट्रीज है, जैसे कि US हो गया, UK हो गया, रशिया हो गया, ये सब। और इसके साथ साथ कौन सी आती है? इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ऐसी कंट्रीज जो अभी ट्रांजिशन स्टेट में, मतलब ना ही वो डेवलप्ड है और ना ही वो डेवलपिंग है, वो बीच में आ गई हैं, मतलब अभी बहुत अच्छे लेवल पर है, थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ा है इनका तो ये डेवलप्ड हो गई, ठीक है। तो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन जैसे कि यूक्रेन हो गया, टर्की हो गया, है ना, सब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो वो किस में आती हैं? सब एनेक्स फर्स्ट में आती हैं। आपको याद रखना है ये बात, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एनेक्स 2 में कौन से आते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज ही आती हैं इसमें। किसका पार्ट है? एनेक्स 2 भी एनेक्स फर्स्ट से ही लिया गया है। अब इसमें कौन सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं? बट ऐसी डेवलप कंट्रीज है जिन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मतलब इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन से थोड़ा सा नीचे लेवल पर है वो, बट कहलाएंगी वो डेवलप्ड कंट्रीज ही, ठीक है। उन्हें फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट चाहिए थोड़ा बहुत और, ठीक है, तो वो आती है एनेक्स 2 में। बाकी फिर आती है एनेक्स बी में। एनेक्स बी में क्या है? एनेक्स फर्स्ट पार्टीज विद फर्स्ट और सेकेंड राउंड क्योटो ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट। देखिए एनेक्स बी में कौन सा आता है? एनेक्स 1 पार्टीज आती हैं जिसका क्योटो प्रोटोकॉल का जो राउंड कॉन्फ्रेंस है, मतलब राउंड कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, उनके जो राउंड्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके 2 राउंड में काम हुए थे, ठीक है। एक फर्स्ट राउंड है 2008 से 2012 तक का, और जो दूसरा राउंड है वो है 2013 से 2020 तक का। टारगेट है एक तरीके से कि 2008 से 2012 तक के में जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाए, बाकी 2013 से 2020 तक के जो टारगेट है वो पूरे हो जाए, ठीक है। तो एनेक्स बी में वो आते हैं कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट्स आते हैं टू रिड्यूस GHG एमिशन, ठीक है। समझ रहे हैं आप? एनेक्स बी में क्या आ रहे हैं? कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट्स आ रहे हैं जिन्हें कंपलसरीली आपको कम करना पड़ेगा GHG। नॉन एनेक्स 1 में आते हैं पार्टीज टू द UNFCCC नॉट लिस्टेड इन एनेक्स फर्स्ट। एनेक्स फर्स्ट में नहीं आ रही हैं, ज़्यादातर कैसी हैं? लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिन पे कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है, क्योंकि भाई उन पे कोई बाइंडिंग टारगेट, अब देखिए सोचिए कि जो बिल्कुल अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, एकदम बर्ड लेवल पर हैं, वो बहुत छोटी लेवल पर है, जुवेनाइल हैं, ठीक है। तो उन्हें बढ़ने के लिए बहुत इंडस्ट्रीज़ चाहिए, इंडस्ट्रीज से डेवलपमेंट होता है। जब इंडस्ट्रीज़ होंगी तो भाई थर्मल पॉल्यूशन होगा, ठीक है, थर्मल पावर का इस्तेमाल होगा, कन्वेंशनल रिसोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कोल का, पेट्रोल का, डीजल का करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। तो उससे पॉल्यूशन तो होगा ही होगा।
तो इसलिए इनके लिए जो डेवलपिंग स्टेज पे हैं उनके लिए नॉन बाइंडिंग कर रखा कि ठीक है आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी फिर आती है एलडीसीज पे, बहुत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे, जिन पे भी क्या है कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो समझ रहे हैं आप, नॉन एनेक्स फर्स्ट और एलडीसीज पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखिए आप ये मैप से देख पाएंगे कि समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। जो एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकंड पार्टीज़ हैं जो भी एकदम डार्क ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं, कौन सी है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन है, ऊपर वाली हो गई, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सारी डेवलप्ड है। एनेक्स फर्स्ट पार्टीज़ है जो ब्लू कलर की हैं, इधर देखिए आप, रशिया की तरफ, यूरोप की तरफ, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। फिर नॉन एनेक्स पार्टीज़ है, नॉन एनेक्स पार्टीज़ में देख रहे हैं आप, साउथ अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इधर अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, चाइना भी हो गया, ठीक है, ये सब छोटे मोटे हो गए हम लोग। तो नॉन एनेक्स पार्टीज़ है, हम पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और बाकी फिर रेड वाले हैं जैसे कि छोटे मोटे हैं, रेड इधर देखिए आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो छोटे मोटे हैं रेड, वो कैसे हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे मैप से कि मैं क्या बात करना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एमिशन टारगेट गैस इंक्लूड्स, अब कौन कौन सी गैसेस पे उन्होंने टारगेट करा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, निट्रस ऑक्साइड हो गया, N2O। देखिए एक होता है निट्रस ऑक्साइड N2O और एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो आप ध्यान रखना है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, SF6 हो गया, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन हो गया, HCFs हो गया, या फिर परफ्लोरोकार्बन हो गया, PFCs हो गए, ठीक है। तो इन सब गैसेस पे उन्होंने टारगेट करा, आप समझ रहे हैं। अब देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसकी फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है। मार्केट मैकेनिज्म मतलब कि कैसे काम करेगा ये, समझ रहे किस तरीके से काम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल तो ला दिया, प्रोटोकॉल ला दिया, बट काम कैसे करेगा, 3 तरीके से काम करेगा ये। तो क्योटो फ्लेक्सिबल मार्केट प्रोटोकॉल मैकेनिज्म इंक्लूड्स, देखिए 3 तरीके से काम करेगा। पहला तरीका है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये मैं डीप में समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं डीप में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं वो डीप में होते हैं, तो आप उसमें एकदम धुआं हो जाओगे, आप समझ में नहीं आएगा क्या हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए आप रटिए मत, समझ लीजिए, समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा डीप में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो तीन मैकेनिज्म है। पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। एमिशन ट्रेडिंग होता है या फिर कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसे, वो। और थर्ड होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तीनों तरीके से काम करेगा क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखते हैं काम कैसे कर रहा है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में होता क्या है, इन सब में होता क्या है, पहले देखते हैं। तो देखिए पहला जो आ रहा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, क्योटो प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है आप समझिए। CDM अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट। इसमें क्या है कि वो कंट्रीज पे ना एक लिमिट लगाती है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उन पे एक लिमिट लगाई जा रही है कि एमिशन रिडक्शन कितना करना है या एमिशन लिमिटेशन कितना रखना है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। जैसे कि NXB पार्टीज हैं, NXB में क्या है, लिमिटेशंस हैं, टू इम्प्लीमेंट एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखिए क्या है, आपको लिमिट लगानी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं NX फर्स्ट और सेकंड में जो आ रही हैं, ठीक है, उन्हें लिमिटेशन लगानी है GHG पर। उसके साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना पड़ेगा एमिशन रिडक्शन में। डेवलपिंग कंट्रीज में देखिए, अब डेवलपिंग उन्हें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी है, और डेवलप्ड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी और बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट करना चाहता है डेवलप्ड कंट्रीज से कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, अभी तुम एक काम करो, GHG पे भी थोड़ा रोक लगाओ, ग्रीन हाउस गैसेस पे कम पाबंदी रखो, मतलब कि ज़्यादा एमिशन ना करो। उसके साथ साथ जिन्हें ज़रूरत है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है कि वो ज़्यादा एमिशन ना हो, एमिशन उनका रिडक्शन हो, उनके लिए हेल्प करो। कैसे हेल्प करो, पैसों से हेल्प करो या फिर टेक्नोलॉजी से हेल्प करो। जैसे कि मान लो कि कोल बेसिस कोई इंडस्ट्रीज़ हैं भारत में, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो बाहर USA क्या करे, हमारी मदद कर दे। हमारी मदद कैसे कर दे कि वो सोलर पैनल्स लगवा दे या विंड मिल्स लगवा दे, ऐसा काम कर ले कि एमिशन हम ज़्यादा ना करें, ठीक है, इस तरीके से हेल्प कर दे। तो ये वाली बात कह रहे हैं कि इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, हाइपोथेटिकल है, जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया टेक अप और फाइनेंस सम एनवायरमेंट बेनिफिटिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। मान लो ऑस्ट्रेलिया ने कोई प्रोजेक्ट चालू करा भारत में, जैसे कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गया या फिर विंड पावर प्रोजेक्ट्स हो गया या फिर एफोरेस्टेशन हो गया, प्लांट्स को लगाना हो गया, एंड अर्न सम कार्बन क्रेडिट। देखिए जितना, अब ये क्या है ना, इसमें फ़ायदा दोनों का होना है। ऐसा नहीं कि सब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कोई एहसान कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, नहीं। जितना ज़्यादा वो हेल्प करेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो एमिशन ना करें, उतने ज़्यादा उन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। आप समझ रहे हैं, ये बात अभी हम सेकंड टॉपिक में समझाऊंगा कि कार्बन क्रेडिट है क्या। बस आप वर्ड याद रखिए दिमाग में, कार्बन क्रेडिट्स के पॉइंट्स मिलेंगे।
मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, वो भारत में काम कर रही है, उसके साथ साथ काम कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, उसके साथ साथ उन्हें क्या मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे। नाउ इट शोज दीज अर्न कार्बन क्रेडिट टू द वर्ल्ड एंड टेल देम हाउ इट इज वर्क टुवर्ड्स मीटिंग इन क्योटो टारगेट। यही अब कार्बन क्रेडिट मिल गए बहुत सारे, अब इससे फायदा क्या होगा अभी हम ये आगे जानेंगे। मिल गया मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत सारे कार्बन के क्रेडिट्स मिल गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें एक बात समझ लीजिए, सच प्रोजेक्ट्स कैन अर्न सेलेबल सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट। ये जो कार्बन क्रेडिट्स है ना, ये कैसे सेलेबल है, इन्हें आप बेच सकते हैं, मतलब जो डेवलप कंट्रीज है वो इन्हें बेच सकता है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि जो एक कार्बन क्रेडिट है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप समझ रहे होंगे बात कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, उन्हें मिल गए 5 कार्बन क्रेडिट्स, कहाँ से, भारत में काम करने से 5 कार्बन क्रेडिट मिल गए। इसका मतलब कि वो 5 कार्बन क्रेडिट है, मतलब उसमें से जो एक कार्बन क्रेडिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अब ऑस्ट्रेलिया वाले के पास इतनी पावर हो गई है कि वो 5 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास 5 कार्बन क्रेडिट्स हैं और एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि इतना ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड अब एमिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उन्होंने भाई डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करी है ना, भारत की हेल्प करी है, ठीक है, हेल्प करिए तो उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, थोड़ा उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं। तो ठीक है, आप समझ लें कि उन्हें कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं जिससे कि वो क्या कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन चलो कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर सकते हैं क्रेडिट के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मैंने बहुत एक पूरा फ्लो चार्ट के हिसाब से बनाया है, ये आप देखिए समझेंगे, बहुत ईजी रहेगा। देखिए स्टार्टिंग हो रही है कहाँ से, यहाँ से डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे कि यूएसए है, वो अगर पॉल्यूशन का लेवल उनका बढ़ रहा है, अगर वो पॉल्यूशन का लेवल उनका बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि उनके कार्बन क्रेडिट्स घट रहे हैं। मतलब कि कार्बन क्रेडिट घट रहे हैं क्यों, क्योंकि उनके पास अब पॉल्यूशन बहुत कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनके क्रेडिट्स कम हो जाएंगे, मतलब उन्हें अब कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने की परमिशन ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे किसको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूएसए, वो हेल्प करे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, इसका मतलब वो क्या कर रही है, अपने कार्बन के क्रेडिट्स को बढ़ा रही है। समझ रहे हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा दे के या कैसे भी, तो उससे उनकी कार्बन के क्रेडिट्स के रेट बढ़ जाएंगे। मान लो कि फॉर एग्जांपल कि उन्होंने अर्न करे 100 कार्बन क्रेडिट, इसका मतलब अगर डेवलप कंट्रीज ने 100 कार्बन क्रेडिट्स को खरीद लिया, मतलब अर्न कर लिया, अच्छी बात है, उन्होंने हेल्प करी डेवलपिंग कंट्रीज की, तो उनको इतनी परमिशन मिल जाएगी कि वो एमिट कर सके 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो एमिट कर सकते हैं। अगर कभी ये होता है कि इन केस उन्होंने 100 कार्बन क्रेडिट अपनाए, मतलब मिले उन्हें, अर्न करे, उन्होंने मतलब 10 वैल्यू ज़्यादा, 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिट कर दिया, गलती से ध्यान नहीं दिया, कर दिया, फिर क्या होगा कि इन्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो 100 टन तक कर सकते थे ये, क्योंकि 100 कार्बन क्रेडिट है, बट 110 नहीं कर सकते, तो जो एक्स्ट्रा 10 वैल्यू है उसकी बजाय उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ पैसों से रिलेटेड, कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज़ में या फिर एलडीसीज में, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ में। तो आप समझ लें जितना ज़्यादा कार्बन क्रेडिट उतना ज़्यादा फायदा है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और डेवलप्ड कंट्रीज़ को कार्बन क्रेडिट्स तब मिलेंगे जब वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का फ़ायदा करेंगे। तो आप समझ रहे क्योटो प्रोटोकॉल ने कितनी चालाकी से काम करा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर और डेवलप्ड होना है तो उन्हें एमिशन करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अब वो कैसे कर सकते हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना हाथ बटाएं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दें उन्हें, तभी जाके काम बनेगा। तो समझ रहे हैं चालाकी कितनी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे ये जितना मैंने एक्सप्लेन करा है। अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग्स क्या होती है, कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, है ना, हमने पढ़ा कार्बन की ट्रेडिंग होती है क्योटो प्रोटोकॉल में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म, कंट्रीज दैट एमिट मोर कार्बन, वो कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा एमिट कर रही है कार्बन को, बहुत ज़्यादा निकाल रही है कार्बन डाइऑक्साइड को, देन द कोटा अलॉटेड, जितना कोटा उन्हें मिल रहा है उससे ज़्यादा वो निकाल रही है, उससे ज़्यादा वो खर्च कर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, टू देम बाय कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम दोज दैट एमिट लेस। तो वो क्या करेंगे कि वो उनसे कार्बन क्रेडिट ले लेंगे जो एमिशन कम कर रही है। समझ रहे हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज एमिशन कम कब करेगी, जब डेवलप्ड कंट्रीज उन्हें फ़ायदा पहुंचाएगी। कैसे कि सोलर पावर्स लगा दी, सोलर पावर्स लगाने का मतलब यही तो हुआ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करेगा, ऐसा कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है, तो एमिशन कम करेगा, वो एमिशन कम करेगा तो कार्बन के क्रेडिट्स बढ़ जाएंगे उनके डेवलप्ड कंट्रीज़ के।
इन कार्बन ट्रेडिंग 1 क्रेडिट गिव्स द कंट्री और अ कंपनी राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो समझ रहे कितना फायदा होगा डेवलप्ड कंट्रीज को और डेवलप्ड होने के लिए, उसके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है। अ डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया टर्न्स आउट टू बी सेलर, देखिए आप समझ रहे हैं ना, भारत का एक तरीके का सेलर है, वो कार्बन के क्रेडिट्स अपने बेचेगा। कैसे बेचेगा कि भाई हम अपने क्रेडिट्स तुम्हें बेचेंगे, तुम एक काम करो हमारे देश में, हमारे भारत में हमारे को असिस्टेंस करो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दो, पैसा दो हमें, सोलर पावर्स लगाओ, विंड मिल लगवाओ, हमारा खर्चा कम करवाओ, हम पॉल्यूशन ना करें, इससे फिर तुम्हें फ़ायदा होगा क्योंकि हम तुम्हें कार्बन क्रेडिट्स देंगे। तो समझ रहे हैं, तो इतना आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसको। कार्बन क्रेडिट्स को और नाम दिया गया जैसे कार्बन ऑफसेट या फिर ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा आप इसको। और ये कैसे होते हैं, सेलेबल होते हैं, आप इन्हें बेच सकते हैं। तो आप समझ जाएंगे, आप जो पढ़ना हो आप इसमें पढ़ लीजिएगा। जितना मैंने एक्सप्लेन करा है वो एकदम ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, इससे ज़्यादा आप कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा भी ना तो देखिए बेसिक क्वेश्चंस तो आप भूल जाओ, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस तो आप भूल जाओ, ठीक है। आजकल आते हैं क्वेश्चंस बड़े डीप, ठीक है, जो हिला देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, JI क्योटो प्रोटोकॉल, थर्ड जो पॉइंट था। इसमें क्या है, द मैकेनिज्म नोन एज जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल। उस कंट्रीज में एमिशन रिडक्शन का कमिटमेंट करेगा क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार, जैसे कि NXB पार्टीज हैं, टू अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट, कि वो एमिशन रिडक्शन यूनिट खरीद लें। समझ रहे, एमिशन रिडक्शन यूनिट मतलब कार्बन क्रेडिट्स वो खरीद लें फ्रॉम एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन अनदर, मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि जो NXA कंट्री है, NXB में जो भी पार्टी में जो भी कंट्रीज आ रही हैं वो हेल्प कर रही हैं NXB की, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प कर रही हैं, तो उन्हें भी क्या मिलेगा, एमिशन रिडक्शन यूनिट मिलेंगे। यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग नहीं वर्ड यूज हो रहा, यहाँ पे यूज हो रहा है वर्ड एमिशन रिडक्शन यूनिट, ERU। तो एक कंट्री है डेवलपिंग कंट्रीज, उसने दूसरी को हेल्प करा, तो दूसरी कंट्रीज ने उसे क्या दिया, एमिशन रिडक्शन यूनिट, ठीक है। इससे फायदा मिलेगा वही कि वो ईच इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही एमिशन रिडक्शन यूनिट है, उससे क्या होगा उन्हें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए जो पहला वाला केस मैंने बताया था, कौन सा वाला जो हमने पढ़ा था, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला क्लियर डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प कर रहे हैं डेवलपिंग की। बट ये जो थर्ड है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या हो रहा है कि डेवलपिंग हेल्प कर रहा है दूसरी डेवलपिंग की, और जिसको हेल्प मिल रही है वो क्या दे रहा है उसे, एमिशन रिडक्शन यूनिट, मतलब कि कार्बन क्रेडिट्स दे रहा है उसे, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को। तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग की हेल्प कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प कर रहा है, और जिसकी हेल्प हो रही है वो उसे क्या दे रहा है, दूसरे वाले को आगे वो दे रहा है उसे कार्बन के क्रेडिट्स। तो आप समझ रहे हैं कैसे इंटरलिंक्ड हो रही है काम। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये सब भसड़ हुई है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट UNFCCC समिट पोस्ट क्योटो। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं। आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल पार्टीज टू द कन्वेंशन हैज़ एग्रीड टू फर्दर कमिटमेंट, उसके बाद और अच्छे अच्छे कमिटमेंट्स होने शुरू हो गए, और इन्वॉल्व होना, और पार्टीज इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। CMP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है COP, वो एक तरीके से मीटिंग ऑफ द पार्टीज का भी काम करेगी क्योटो प्रोटोकॉल के बाद। मतलब कि CMP बोलो चाहे COP बोलो, तो ठीक है, वो एक ही बात मानी जाएगी। जैसे कि COP 11 है, वो किसके बराबर है, CMP कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ द पार्टीज, जो कहाँ हेल्ड हुई थी, मतलब CMP फर्स्ट कहाँ हेल्ड हुई थी, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में इन 2005, ठीक है। अब देखिए नीचे ये समझ लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल के 2 फेज हैं, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में क्या था, 2005 से लेकर 2012 तक का टारगेट था कि जिसमें आप एमिशन को कट डाउन करेंगे कितना, 5% तक। फेज 2 में क्या था, 2013 से 20 तक का टारगेट था, जिसमें क्या था आप रिडक्शन कितना करेंगे, एमिशन का रिडक्शन कितना करेंगे, एटलीस्ट 18%। समझ रहे हैं, तो ये 2 फेज में काम हुआ। तो 2020 चली रही है, इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में रिवीजन आना था, तो जिसकी वजह से क्या आया हमारा COP25, ठीक है। रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ द, आप समझ रहे हैं COP25 आ गया, कितना लिंक्ड चल रही है चीज़ें। UNFCCC वो भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंडर में क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल भी आती है, उसके अंडर में COP पार्टीज भी आ गई। तो आप देख रहे हैं सब इंटरलिंक्ड है। तो आप पढ़ रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज अंडर द ऑस्पिशीज
ऑस्पिशियस ऑफ UNFCCC हैड कंक्लूडेड इन मैड्रिड, कहाँ पे हुई थी? मैड्रिड में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चाइल्ड की प्रेसिडेंसी के अंडर में। कॉन्फ्रेंस ऑल्सो इंक्लूडेड इन द 15th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। देखिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है COP25, वो एक तरीके का काम किसका कर रही है? CMP का। हमने आगे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? ये कि सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टी, सेकंड पॉइंट। तो क्या है, कैसे सर्व कर रही है? मीटिंग ऑफ द पार्टी। CMP 15, मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल CMP 15 बोलेंगे इसे। देखिए COP25 किसके बराबर है? CMP 15 के बराबर। मतलब जो COP25 की मीटिंग है वही किसके बराबर मीटिंग है? 15th सेशन ऑफ CMP। ठीक है, एक ही बात है। एजेंडा क्या था COP25 का? देखिए COP25 इन मैड्रिड वॉज मैंडेटेड बाय द UNFCCC टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इशू इन द क्लाइमेट पैकेज। देखिए क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही काम चलना है सारा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? कार्बन मार्केट डील्ड विद इन आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कार्बन मार्केट की जो बातें हुई थी, जो डील हुई थी आर्टिकल 6 में, उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ बार बार शब्द आएगा पेरिस एग्रीमेंट, तो पहले एक काम करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट पढ़ लेते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए UNFCCC है ना, इसी के अंडर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह होता है ना, अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल भी इसके अंदर में आ रहा है, पेरिस एग्रीमेंट भी इसके अंदर में आ रहा है। बाकी आप देखेंगे कैंकम एग्रीमेंट, ये सारे जो एग्रीमेंट है ना, या ब्लू में, ये सारे कॉप पार्टीज़ की मीटिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट वाली है सारी। तो आप देख लीजिएगा, इसमें से पढ़िएगा कि इसमें सर्च करिएगा, जैसे बाली एक्शन प्लान नेट पे आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कॉप पार्टी में हुआ था ये। तो ये सब इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। तो ये सब इसी के अंडर में आता है, तो पेरिस एग्रीमेंट भी इसी के अंडर में आता है। तो पेरिस एग्रीमेंट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप पेरिस एग्रीमेंट में, तो क्या है, पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था? एक एग्रीमेंट था जिसमें क्या बताया गया था कि आपको क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना है, हराना है। तो 32 पेज पेरिस एग्रीमेंट, कितना 32 पेज का एग्रीमेंट था, जिसके अंदर 29 आर्टिकल थे, आपको याद रखना है। वाइडली रिकॉग्नाइज एज अ हिस्टोरिकल डील टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में। एम क्या रहा पेरिस एग्रीमेंट का? As countries around the world recognize that climate change is a reality, they came together to sign a historical deal to combat climate change. देखिए वही कि सारी कंट्रीज साथ मिलके आए क्लाइमेट चेंज में हेल्प करें, ठीक है। एम क्या था? कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी वेल बिलो 2 डिग्री। इस सेंचुरी में, मतलब ये वाली जो सेंचुरी चल रही है हमारी, 2 डिग्री से कम ही टेम्परेचर रहना चाहिए, राइज नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। Pursue effort to limit the temperature increase even further to 1.5 डिग्री सेल्सियस। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो, ये उन्होंने कहा। Strengthen the ability of countries to deal with the impact of climate change। कंट्रीज है ना डील कर सके किससे? क्लाइमेट चेंज से, कैसे करना है उन्हें, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये सारी बातें हुई थी पेरिस एग्रीमेंट में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, एजेंडा पे, कि कार्बन का मार्केट हुआ, उसकी डीलिंग हुई आर्टिकल 6 में पेरिस एग्रीमेंट में। दूसरा पॉइंट क्या था? लॉस एंड डैमेज अंडर पेरिस एग्रीमेंट एंड सेटिंग अप ऑफ फंड टू हेल्प पुअर कंट्रीज रिलिंग फ्रॉम क्लाइमेट क्राइसिस। जो पुअर कंट्रीज हैं, जो क्लाइमेट क्राइसिस से जूझ रही हैं, उनको असिस्ट करना पड़ेगा, उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। COP25 में हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है COP25 का? एज द पेरिस एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम January 1st, 2020, The COP25 was important to finalize the rule book for the Paris Agreement। पेरिस एग्रीमेंट की जो रूल बुक बननी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसको हमें कंप्लीट करनी है। क्योंकि हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल में जो फेज कंप्लीट होना था वो 2020 में होना था, उसके बाद ये रूल बुक बननी थी COP25 में, बट ये हो नहीं पाया कंप्लीट, ठीक है। इट इज़ नो लॉन्गर अ क्लाइमेट क्राइसिस। ये अब क्लाइमेट क्राइसिस नहीं है, एकदम क्लाइमेट एमरजेंसी है, बिल्कुल एमरजेंसी है कि अभी थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है। तो यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है 2050 तक। एंड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 45% बाय 2030। 2030 तक 45% आपको ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन करना ही पड़ेगा। ये सिग्निफिकेंस है COP25 का, ठीक है। अब देखिए मेजर कॉप डिसीजन टेकिंग सिंस पार्टीज पेरिस एग्रीमेंट टू 2015 के बाद जो कॉप पार्टीज आई हैं वो इंपॉर्टेंट कौन सी है? COP22, COP23 और COP24। जो COP22 हुई थी वो मैराक में हुई थी 2006 में, मैराक एक्शन प्रोक्लेमेशन फॉर अवर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आप बस हेडिंग याद रखिए इसकी, आ जाता है। COP23 का हुई थी बॉन में, चेयर्ड
चेयर्ड बाय फिजी 2017 में हुई थी। इसके अंदर डायलॉग हुआ था, क्या हुआ था? टेलेनाउ डायलॉग। टेलेनाउ डायलॉग अ फैसिलिटेटिव डायलॉग इन 2018 टू टेक स्टॉक ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पार्टीज। देखिए इसमें कि कलेक्टिव एफर्ट्स लाना है पार्टीज का इन रिलेशन टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ग्लोबल रेफरेंस। आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि लॉन्ग टर्म कैसे हम चीज़ों को सही कर सकते हैं, ग्लोबल एमिशन कैसे कम कर सकते हैं, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में है। ठीक है। प्री 2020 इम्प्लीमेंटेशन एंड एम्बिशन, जो 2020 से पहले का काम है ये। पार्टीज एग्रीड दैट देयर विल बी 2 स्टॉक टेक्स टू डिस्कस प्री 2020 कमिटमेंट। ठीक है। 2020 का कमिटमेंट जो है 2018-19 में जो होना था उसको कंट्रोल में रखना है आपको। जेंडर एक्शन प्लान पे भी बात करी गई है। द फर्स्ट एवर जेंडर एक्शन प्लान टू द UNFCCC वॉज अडॉप्टेड एट COP23। याद रखनी है आपको बात कि COP23 में बात करी गई थी जेंडर एक्शन प्लान की। किसके अंडर? UNFCCC के अंडर। फिर COP24 हुआ था कैटोवाइस में 2018 में, याद रखना है। वर्क प्रोग्राम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, गाइडलाइंस और रूल बुक्स बनानी थी इसमें भी। ठीक है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर में आती है। तो ये बात आप ढंग से पढ़ लीजिएगा और डीप में पढ़ लीजिएगा। मैंने ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं दिया क्योंकि टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसमें डीप में और नहीं दिया। ये आप गूगल करिएगा, इसको समझिएगा। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसकी आप कमेंट करिएगा, मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।